मैं सीधे संजीव झा के पास चलता हूं। संजीव झा जी, आप बेंगलुरु बैठक में जा रहे हैं, मैंने सुना आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि कांग्रेस पहले अपना रुख साफ करे अध्यादेश पे, जो कांग्रेस अध्यादेश पर अपना रुख साफ करने को राजी नहीं है और ना ही ये एजेंडे पर है बेंगलुरु के। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारा ये स्टैंड जरूर है कि ये जो काला अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी ने लाया, उस ऑर्डिनेंस पे क्या स्टैंड है, और मुझे हम लोग उस स्टैंड को जानना चाह रहे हैं। बिकॉज हमने पहले बैठक में भी कहा था कि उस स्टैंड पे, उस हमारा ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है क्लियर करना चाहिए। आज भी हमारा वही स्टैंड है। लेकिन देखिए, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, तो आप बैठक में जाएंगे या नहीं? कि आज तमाम बैठक में जाएंगे या नहीं? नहीं, हाँ, हमने कहा कि जब तक कांग्रेस अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो हम उस बैठक में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पूछ लेते हैं ना कांग्रेस, आप क्लियर करेंगे रोहन गुप्ता जी? पूछ ही लेते हैं ना, लगे हाथ कंगन को आरसी क्या? बताइए रोहन गुप्ता जी। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले कहा, मैंने इसीलिए मेरी भूमिका को बांधा कि मैंने जब मेरी बात की तो मेरी बात सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं थी। अगर कोई भी पार्टी अपने राज्य का होम स्टेट के इश्यू को कंडीशन बना के नेशनल लेवल पे विपक्षी एकता की बात करी तो मैं नहीं मानता हूं कि ये परिपक्वता है। किसी भी कंडीशन के तहत ये नहीं हो सकता कि बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं है। वहां पे 24 पार्टियां हैं, वहां 24 पार्टी के कॉमन इश्यूज पे आपको बात करनी है। आज मैंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी राहुल जी के खिलाफ अटैक हो रहा था तो हमने आम आदमी पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं किया। अभी उन्होंने, जब ये 3 काले कानून पास हुए, उन्होंने विधानसभा में 1 काले कानून 2 काले कानून को पास कर दिया, तब तो हमने आम आदमी पार्टी को नहीं कहा कि उसका विरोध करें। ऐसे काफी मुद्दे हैं जहां पे हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं या हम उनके साथ ताल्लुक नहीं रखते हैं, फिर भी हम उनसे कोई अगेंस्ट में नहीं है। मैं उसी तरह से एक्सपेक्ट करता हूं सारी पार्टियों से कि आपके इंडिविजुअल इश्यू को साफ साफ बात करी जाए ना, अध्यादेश पर आप इनको साफ साफ जवाब नहीं देंगे बेंगलुरु से पहले? बिल्कुल, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा आप साफ जवाब देंगे, पर इस कंडीशन पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन पे काम नहीं करेंगे। बताइए संजीव झा जी, क्या होगा? आप जाएंगे बेंगलुरु? छोटी सी टिप्पणी। देखिए आरपी भाई, मैं इसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। दीपक भाई, एक बात समझिए कि आज सभी विपक्ष को बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये अलग अलग पार्टियां क्यों बनी? इसलिए बनी कि हम वैचारिक रूप से सहमत नहीं थे, सैद्धांतिक विरोध था तो पार्टियां बनी। लेकिन आज उससे बड़ा सवाल देश में खड़ा हो गया है कि सत्ता में जो केंद्र में सरकार बैठी है, वो सरकार इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को, इस देश को, संविधान को खत्म करना चाह रही है। और दिल्ली उसके उदाहरण है कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार के संवैधानिक पीठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एक काला अध्यादेश के जरिए पूरा अपना सत्ता अपने हाथ में कर लेती है। एक बात। दूसरी बात, आज ही देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया, ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन को अवैध करार दिया है। अब समझिए, एक अवैध व्यक्ति अगर ईडी का डायरेक्टर था तो कितने इलीगल फैसले लिए होंगे। तो इस तरह से अगर सत्ता में बैठी हुई सरकार अपने तंत्र के जरिए इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को, संवैधानिक अधिकार को, चुनी हुई सरकार के अधिकार को खत्म करना चाह रही है, तो इस बात पर सभी पक्ष को एक होना चाहिए। और यही बात हम कांग्रेस से भी कह रहे हैं कि जब तक अगर आप ये मानते हैं कि इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, तो इस पे स्टैंड क्लियर होना चाहिए। जब तक हम सबकी एक मत स्टैंड को लेकर नहीं होगा, हम कोई कल सत्ता पाने के लिए नहीं आ रहे। इस देश के जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए सब पार्टियां अपने अपने तरह का एक सैक्रिफाइस करके इकट्ठा हो रही है। हो सकता है कि बाकी बातों पे हम बहुत सहमत ना हो, लेकिन इस देश का संविधान बचे, इस देश की जनता, आप मीडिया के लोग भी और सभी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था बचे। आज एक एक करके सरकार को गिराया जा रहा है, डकैती की जा रही है। शरद पवार जी कह रहे थे जिस तरह से कि चुनी हुई सरकार को डरा करके, ईडी को भेज करके पैसे से खरीदने की कोशिश कर रही है, तो अगर विपक्ष नहीं लगा तो फिर तानाशाही आ जाएगी ना। तो इस तानाशाही से इस देश को बचाने की लड़ाई है। तो हमें यह लगता है कि अगर इस पे एक मत होकर नहीं आगे बढ़ेंगे तो ये आधे अधूरे मन से लड़ाई लड़ने की तैयारी है। अभी तो आधे अधूरे पहले एक मत होने का सवाल नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया संजीव भाई। बेंगलुरु से पहले एक मत होने का सवाल नहीं है, वो साफ कर चुके हैं। तो अब मुझे बताइए, आप जाएंगे या नहीं? हाँ, तो हम नहीं, हम तो क्या, हम बिल्कुल हमारा स्टैंड, हम नहीं जा रहे हैं। अगर ये लगता है कि दिल्ली में संविधान की हत्या नहीं जा रहे हैं बेंगलुरु, कैसे जाएंगे मीटिंग करने? बिल्कुल नहीं, अध्यादेश पर स्टैंड साफ नहीं है। आरपी सिंह जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात समझिए कि इन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अभी रोहन भाई ने कहा कि, या कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वाईएसआर
और बीआरएस पार्टी अगर आएंगे तो हम नहीं आएंगे अगर उन दोनों को बुलाया गया। अब उसे पूछिए ये कंडीशन क्यों रख रहे हैं, प्री कंडीशन क्यों रख रहे हैं? ये भी तो उनकी प्री कंडीशन है ना, क्योंकि उनको सूट नहीं करता, क्योंकि वहां पर उनका सीधा टकराव है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी का पंजाब में और दिल्ली में सीधा टकराव होता है कांग्रेस के साथ और हमारे साथ, इसलिए वह उनके साथ समझौता करेंगे नहीं किसी कीमत पे। यही तो आपस में अंतर्द्वंद है जिसका मैं वर्णन पहले कर रहा था। परंतु उसके बावजूद भी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? भ्रष्टाचार है। अभी आम आदमी पार्टी के दो मंत्री जेल में हैं दिल्ली के अंदर, कुछ लोग पंजाब के अंदर स्थिति खराब है। अच्छा, यही आम आदमी पार्टी ने अभी हफ्ता भर पहले ओपी सोनी नाम से एक इनके पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला है। हाँ। अभी हाँ, डिप्टी सीएम को जेल में डाला है। अब पूछे सोनी को जेल में डाला इन्होंने, तो क्या वहां पर ईडी सीबीआई की चर्चा हो रही थी? ये ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं क्या? वहां तो इनका जो विजिलेंस कमीशन है वो कर रहा है उस पर जांच, और उन्होंने पाया कि वह भ्रष्टाचारी से जेल में डाला है। तो क्या ये सारा गेम सूटेबिलिटी वाला है? इसलिए ईडी की चर्चा भी करते हैं। और एक बात स्पष्ट कर दूं, ईडी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ईडी एक एजेंसी है। ठीक है रोहन जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा, उनके साथ हमेशा अन्याय करता हूं। मुझे भी लगता है बुरा कि मैं अरविंद जी के पास जा नहीं पाता हूं। अरविंद जी समझाइए, मुझे लगता है आपको ये बैठे टीएमसी, ये बैठे आप, ये बैठे कांग्रेस, अब एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मुझे बताइए क्या खिचड़ी पक पाएगी? देखिए, जो हालात से लग रहा है वो बड़ा सीधा है कि विपक्षी एकता का प्रयास 1 साल से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, कांग्रेस वर्सेज हो रहा है। मतलब विद इन दी जो 18-19 पार्टी जो भी है इनकी, जो एक कोशिश कर रही है, कांग्रेस वर्सेज ममता है, फिर कांग्रेस वर्सेज अखिलेश है, फिर कांग्रेस वर्सेज केसीआर है, फिर बीआरएस है, फिर आरएलडी भी हो गई, फिर एनसीपी भी हो गई, शिवसेना भी हो गई, फिर केजरीवाल हो गए। तो पहले ये आपस में तो निपटेंगे। आपस में जब तक नहीं निपटेंगे तब तक ये एका की बात कैसे हो जाएगी? और उसमें सबसे बड़ी क्या रुकावट है दीपक जी, ये आपको सारी चीजें मालूम है। कांग्रेस के गर्व से जो पार्टियां पैदा हुई हैं, फॉर एग्जांपल ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल खास तौर से, और आंध्रा वाले क्या जो रेड्डी साहब है वो भी इन्हीं के से हैं, केसीआर भी इन्हीं के से हैं। इन लोगों ने, इन पार्टियों ने सारा वोट कांग्रेस का कैप्चर कर लिया है। अब एक्चुअल में कांग्रेस को यह रियलाइज हुआ है कि जब तक स्टेटों में कांग्रेस का ये कैप्चर किया हुआ वोट वापस नहीं आएगा तब तक कांग्रेस कैसे ग्रो करेगी। तो ये लड़ाई आपस की लड़ाई है इनकी, कांग्रेस वर्सेस ऑल, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात ये, कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखो तो कांग्रेस अगर खिचड़ी सरकारें बन भी जाती हैं तो वो चलने नहीं देती उनको, क्योंकि कांग्रेस को अपना पावर चाहिए, चाहे वो 10 जनपद से चले, चाहे वो मनमोहन सिंह को बिठा के चले। और अगर उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है तो 16 महीने, 18 महीने, 20 महीने, तो हम ये कह रहे काय की एका है, सिर्फ खिचड़ी वाली बात करने की कोशिश जारी है। और उस कोशिश में ये रोड़े लग रहे हैं। अब जैसे अरविंद केजरीवाल है, ये बहानेबाजी है इनकी, लेकिन वोट सेम है। इसलिए पंजाब में अगर ये कांग्रेस से कर लेंगे तो कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे? दिल्ली में अगर ये कांग्रेस से कर लेंगे, इनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो जनता के हितों से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। रोहन जी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वयं पुरोहित से मैं पूछूंगा, राम, श्याम और वाम, अरे कोई आप दूसरा कोई दूसरा सांकेतिक विशेषण लेते, राम और श्याम ही क्यों? क्या इसलिए क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए? इस पर मैं आऊंगा ब्रेक के बाद।